सभी को शुभ दिन। इस विशेष वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन के वर्णन को देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों की सेल मेम्ब्रेन की संरचना समान होती है, तो हम उसी विशेष संरचना को देखेंगे। अब जब सेल की खोज हुई थी, तब सेल मेम्ब्रेन की संरचना ज्ञात नहीं थी। यह केवल बाद में, जब 1950 के दशक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आई, तब सेल मेम्ब्रेन की संरचना स्पष्ट रूप से सामने आई। अब वैज्ञानिकों ने पहले संरचना कैसे खोजी? उन्होंने कुछ रासायनिक अध्ययन किए और रासायनिक अध्ययन के बाद कुछ बायोकेमिकल जांचें की गईं। ये रासायनिक अध्ययन मानव आरबीसी सेल यानी मानव आरबीसी की मेम्ब्रेन पर किए गए थे। और इन विशेष रासायनिक अध्ययनों का निष्कर्ष क्या था? यह पाया गया कि सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से दो घटकों से बनी होती है। पहला घटक लिपिड है और दूसरा घटक प्रोटीन है। लिपिड्स में और आगे जाएं तो दो प्रकार के लिपिड्स होते हैं। पहले लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये मुख्य लिपिड्स होते हैं, और दूसरा लिपिड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये दोनों लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। अगला, अगर हम उस संरचना की बात करें जो फॉस्फोलिपिड्स पर मौजूद होती है, तो वह संरचना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इसमें अगर हम संरचना की बात करें तो ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये वास्तव में फॉस्फोलिपिड्स के हेड्स हैं और फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स भी मौजूद होती हैं। तो यह एक लेयर है जो मौजूद है। इसके साथ ही दूसरी लेयर भी मौजूद होगी। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड के गोलाकार हेड्स यानी ऊपरी सिरे हैं। इनके ठीक नीचे इनकी लंबी टेल्स भी स्पष्ट रूप से मौजूद होंगी। तो ये वे हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं जो यहां अंदरूनी परत में मौजूद हैं। तो अगर हम इसकी पूरी व्याख्या विस्तार से करें तो यह ऊपर वाला हिस्सा फॉस्फोलिपिड का हेड है और यह नीचे की तरफ जुड्डा हुआ हिस्सा इसकी टेल है। इसी तरह अगर हम नीचे वाली लेयर देखें तो ये लाल रंग के हिस्से हेड हैं और ये पीले रंग के हिस्से टेल हैं। तो यह फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की संरचना है। तो दो लेयरें मौजूद हैं, इसीलिए हम इसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। अब अगर हम इस हेड की बात करें तो यह हेड पोलर भाग होगा, तो यह भी पोलर होगा और टेल्स नॉन पोलर होंगी। तो यह नॉन पोलर भाग है। अब अगर हम पोलर हेड की बात करें तो यह हाइड्रोफिलिक है। तो यह पानी से प्रेम करने वाला भाग है और यह हाइड्रोफिलिक है। तो इसका मतलब यह है कि यह सिरा भी हाइड्रोफिलिक होगा और दूसरी तरफ ये जो नॉन पोलर टेल है ये पूरी तरह से हाइड्रोफोबिक होगी, जिसका मतलब है कि यह पानी से दूर रहेगी। तो अगर हम हाइड्रोफिलिक की बात करें तो वह हिस्सा जो पानी से प्रेम करता है उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं और जो भाग पानी से डरता है उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो यह विशेष फॉस्फोलिपिड परत सेल झिल्ली में पाई जाती है। अब यह रासायनिक अध्ययनों का परिणाम था। इसके बाद जैव रासायनिक जांचें की गईं। जैव रासायनिक जांचों में पाया गया कि कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद हैं। तो यहां हमें पता चला कि लिपिड्स और प्रोटीन्स मौजूद हैं। जैव रासायनिक जांच में यह भी पाया गया कि कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद हैं और प्रोटीन्स का विवरण भी मिला। यहां एक और बात पता चली कि लिपिड्स और प्रोटीन्स का अनुपात अलग अलग होता है। अगर हम मानव आरबीसी झिल्ली में लिपिड्स और प्रोटीन्स का अनुपात देखें तो 40% लिपिड भाग था और 52% प्रोटीन भाग था। इसके बाद प्रोटीन्स के बारे में भी कुछ विवरण मिले। अब प्रोटीन्स का विवरण उनके आसानी से निकाले जाने पर आधारित था। तो प्रोटीन का पहला प्रकार पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल प्रोटीन कहलाया और प्रोटीन का दूसरा प्रकार इंटेग्रल इंट्रिंसिक या इंटरनल प्रोटीन कहलाया। इस विशेष चित्र में हम यह अंतर देख सकते हैं। इस विशेष चित्र में यह हल्के नीले और गहरे नीले रंग, यह फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जिसे हमने इस विशेष चित्र में देखा था। अब इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रोटीन एम्बेडेड होंगे। अब प्रोटीन दो प्रकार के थे। पहले हमने कहा था कि वे पेरिफेरल थे और दूसरे इंटेग्रल थे। तो वे प्रोटीन जो सतह पर उपस्थित थे उन्हें पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता था और वे प्रोटीन जो झिल्ली में एम्बेडेड थे उन्हें इंटेग्रल प्रोटीन कहा जाता था। अब ये इंटेग्रल प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होते हैं, ये आंशिक रूप से एम्बेडेड हो सकते हैं या पूरी तरह से एम्बेडेड हो सकते हैं। अब अगर हम इस विशेष प्रोटीन को देखें, इस लाल रंग के प्रोटीन को,
तो हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से उसमें एम्बेडेड है। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन का एक उदाहरण है। और अगर हम इन प्रोटीन की चेन को देखें तो ये मूल रूप से पेरिफेरल प्रोटीन है। तो सभी प्रोटीन जो सतह पर मौजूद हैं वे पेरिफेरल हैं, और जो प्रोटीन अंदर दबे हुए हैं वे इंटीग्रल प्रोटीन हैं। अब बात करें उन कार्बोहाइड्रेट्स की जो मौजूद थे, तो ये छोटी छोटी चेनें, ये वही कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं। तो यह बायोकेमिकल जांच का निष्कर्ष था। अब इन अध्ययनों के बाद सबसे प्रसिद्ध मॉडल सामने आया, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। यह मॉडल सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया था और वर्ष था 1972। इस मॉडल के अनुसार लिपिड्स की प्रकृति क्वासी फ्लूइड होती है। क्वासी फ्लूइड प्रकृति का मतलब है कि इस विशेष लिपिड में ये प्रोटीन इधर उधर घूम सकते हैं। तो हम इसकी तुलना समुद्र से कर सकते हैं। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर समुद्र है, और आइसबर्ग्स की तुलना उन प्रोटीन से की जा सकती है जो सचमुच फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर घूम सकते हैं। तो अगर इसमें कोई प्रोटीन मौजूद है तो यह प्रोटीन सचमुच इस विशेष फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में घूम सकता है। यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मुख्य बिंदु था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन के विभिन्न कार्य बताए गए हैं। हमने यहां 6 महत्वपूर्ण कार्य नोट किए हैं। तो सेल वृद्धि, सेल विभाजन, इंटरसेल्यूलर जंक्शनों का निर्माण, स्राव, एंडोसाइटोसिस और अणुओं का परिवहन। इन सभी कार्यों को आज हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के आधार पर समझाते हैं।